हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व नायक है और मैं यूपीएससी की फील्ड में एक मेंटर की तरह काम करता हूँ। मैंने यूपीएससी की फील्ड में एक कंसिडरेबल एक्सपीरियंस लिया है जिसमें मैंने अपने सारे अटेम्प्ट अपीयर किए थे एंड उसके बेसिस पे मेरा काफ़ी मिक्स सा एक्सपीरियंस रहा है। ऑफ कोर्स एट द एंड मैं कहीं न कहीं फाइनल लैप में मिस कर गया, बट अपने सारे अटेम्प्ट कंप्लीट करते-करते एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई, दैट इज़ द लाइट ऑफ होप, कि मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ मैंने फेस करी है और जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से आई एंडेड अप नियरली मिसिंग आउट इन द फाइनल नोट, तो वो चीज़ मैं आई रियली विश्ड कि कोई और फेस ना करे। उस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें थी, कई टाइम तक, बहुत टाइम तक घूमती रही। इट वाज़ अ लॉन्ग टाइम आफ्टर व्हिच आई कंटेम्पलेटेड, आई फेल्ट व्हाट आई वांटेड टू डू, क्योंकि मैं एज़ अ प्रोफेशन डॉक्टर भी था, डॉक्टर भी हूँ। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आई वांटेड टू फील कि व्हाट डू आई रियली वांटेड टू डू विथ माय लाइफ। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि मैंने जो चीज़ मिस्टेक करी थी, जिस चीज़ का मुझे टाइम पे अवेयरनेस नहीं आया, जो चीज़ मैं टाइम पे अपने लिए नहीं कैप्चर कर पाया, मैं नहीं चाहता था कि कोई और एस्पिरेंट इस यूपीएससी की फ़ेज़ में, उस यूपीएससी की जर्नी में वो चीज़ फ़ेस करे। ऑफ़ कोर्स मैंने जब अपनी जर्नी एंड करी थी यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो उसमें थोड़ी सैडनेस थी, क्योंकि आई कुडन्ट रीच टू द पॉइंट व्हिच आई एक्सपेक्टेड एंड आई वर्क्ड हार्ड फॉर। बट कहीं न कहीं उसमें कहीं मलाल नहीं था, क्योंकि आई गेव एवरीथिंग व्हिच आई कुड हैव गिवन, व्हिच आई वांटेड टू गिव एंड व्हिच आई ट्राइड टू गिव। तो टिल द लास्ट अटेम्प्ट नेवर वाज आई डीमोटिवेटेड कि मैं किसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या किसी गलत चीज़ को परस्यू कर रहा हूँ। इट वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज़ आई लाइक्ड डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, आई लाइक्ड परस्यूइंग व्हाट आई वाज परस्यूइंग। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ड्रीम इतने ग्रांड होते हैं, मेरी ये मानना है कि कुछ ड्रीम इतने ग्रांड होते हैं कि अगर आप उनको परस्यू करते हुए फेल भी होते हो, तो आपको उस चीज़ का दुःख नहीं होता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो चीज़ मैंने मिस्टेक करी थी, एटलीस्ट आई नो देम आफ्टर माय जर्नी कंप्लीटेड। तो मैं नहीं चाहता कि वो जो चीज़ें मुझे पता है, जो चीज़ मैंने मिस्टेक कमिट करी थी, वो चीज़ कोई और कमिट करे और उसकी भी जर्नी उस सैड नोट पे एंड हो जहाँ पे मेरी एंड हुई थी। अगेन मैं सैड नहीं हूँ, मेरी जर्नी सैड एंड पे एंड हुई थी, लेकिन वो सैडनेस लेफ्ट इट बिहाइंड एंड आई बेसिकली स्टार्टेड अगेन विद अ रे ऑफ होप, क्योंकि आई नो व्हाट माय पोटेंशियल इज, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई विश टू अचीव एंड व्हाट आई वांट टू सर्व टू अदर्स। सो उस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें डिसाइड की कि आई वांटेड टू बी रियली ऑफ पर्सन ऑफ अ हेल्प टू एनीवन हु विश टू गेट इन दिस डायरेक्शन और इन दिस लाइन। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई विल लाइक टू स्टार्ट विद सम डिस्कशन रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं उससे रिलेटेड। क्योंकि देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है उसमें एक सिलेबस जो है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, ये पूरा का पूरा एक समंदर है जिसमें का अगर आप गलत जगह चले गए तो आप एक ऐसे डेड एंड पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको किनारा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो स्ट्रेस है ये ऑलरेडी आपके ऊपर है कि आप सही किनारे पे पहुंचे। लेकिन द थिंग इज, आपको थोड़ा स्ट्रेस तो जरूरी है और थोड़ा स्ट्रेस आता ही है सिलेबस को टाइमली मैनर में कंप्लीट करने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड को फोकस करने में। इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस तो बना ही रहता है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनका स्ट्रेस अगर हम प्रिपरेशन पीरियड के स्टार्ट में रिजॉल्व कर लें तो उनका स्ट्रेस हमारे सर से कम हो जाता है। एंड विश्वास मानिए, ये जो प्रिपरेशन का स्ट्रेस है उसके ऊपर ये वाला जो एडिशनल स्ट्रेस होता है, ये एडिशनल स्ट्रेस कंटिन्यूअसली हमको बॉदर करता है और काफ़ी नेगेटिवली हमारी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन व्हाट आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन, मैं कन्फ्यूशियस का एक कोट आपको बोलना चाहूँगा जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन में। और वो कोट है, कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसफर, ये बोलता था कि अगर आपको अपनी लाइफ में विजडम गेन करना है तो विजडम गेन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा तरीका होता है इमिटेशन और तीसरा तरीका होता है एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्शन वो तरीका है जिसमें आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, आप जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की सराउंडिंग्स को समझते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना खुद का पाथ बनाते हैं और अपनी डायरेक्शन लेके अपनी जर्नी, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करते हैं। कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग ये सबसे नोबल पाथ है और सबसे अच्छा पाथ है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो विद इन टाइमली मैनर अपने आप को समझ पाए कंप्लीटली,
क्योंकि लर्निंग योरसेल्फ इज ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप 30 में अपने आप को कुछ और जानते हैं, जब आप 20 थे तब आप अपने आप को कुछ और जानते थे, जब आप 35 के होंगे तो आपके दिमाग में आपको लेके कुछ और अंडरस्टैंडिंग आएगी, 40 के होते होते आप अपने बारे में कुछ और जानेंगे, ऐसे करते करते 60, 70, 80, 90 जब तक आप जिएंगे आप अपने बारे में हमेशा कुछ ना कुछ एक नई चीज जानते रहेंगे। तो आप उसका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी ने आपको एक एज लिमिट दिखी रखी है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। तो द सेकेंड वे बाय विच कन्फ्यूशियस सेज यू कैन अचीव योर सक्सेसेस बाय इमिटेशन। You can copy or imitate people who have done that, who have been there, who have experienced the thing, and you can learn what they did and what they didn't did, so that you can follow that path of copying them or not copying them, and you can achieve your success। तो ये होता है सबसे easiest path कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ना तो आपको रिफ्लेक्शन करने की मेहनत करना है, ना तो कुछ एक्सपीरियंस करके देखना है, एंड ये सबसे easiest पाथ होता है कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग। जो तीसरा पाथ होता है वो होता है एक्सपीरियंस का, जिसमें ना आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं पूरा पूरा, ना चीज़ों को समझ पाते हैं, ना समझते हैं। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं और आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते जिसे आप कॉपी कर पाए या जिसका पाथ आप फॉलो कर पाए, तो इस कंटेक्स्ट में एक और पाथ होता है कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें या एक्सपीरियंस के थ्रू विजडम गेन करें। इस केस में कन्फ्यूशियस का कहना है ये भी एक रास्ता है जिससे आप विजडम गेन कर सकते हैं, लेकिन इस रास्ते के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि आप इसमें चीज़ें कर करके देखते हैं, और अगर 10 चीज़ें करके देख रहे हैं और उसमें से 5 गलत निकली, तो जितना आप 5 के पॉजिटिव से नहीं सीखेंगे उतना 5 के नेगेटिव से लॉस भी उठा सकते हैं, इसलिए ये बड़ा पेनफुल सा तरीका है। कन्फ्यूशियस ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि इनमें से 3 तरीकों में से किसी से भी आपकी विजडम डेवलप नहीं होगी, बट कन्फ्यूशियस का ये कहना है कि आपकी बेटर अप्रोच ये होनी चाहिए लाइफ में कि आप रिफ्लेक्शन और इमिटेशन से अगर अपनी सक्सेस अचीव कर पाए तो यू शुड डू दैट। तो इस कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि कन्फ्यूशियस के इस पॉइंट को या कोट को दिमाग में रखते हुए ही हम अपना पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे डिस्कशन में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की बिगनिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसमें आपको बेसिकली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को संभाल लिया तो पूरी प्रिपरेशन की जर्नी आपकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और काफ़ी एनरिचिंग रहेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज रिलेटेड टू बुक लिस्ट। मैं आपसे ये डिस्कस नहीं करने वाला कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, उसके लिए आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है जिन पे पूरी क्लियरली दी हुई है। टॉपर्स ने, एक्सपीरियंस मेंटर्स ने, एक्सपीरियंस फैकल्टी ने, और भी कई सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी पूरी सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट दी हुई है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बुक लिस्ट को डिसाइड करने के बाद, आप अपनी थॉरो रिसर्च करने के बाद, डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद एक सब्जेक्ट के लिए 2 से ज़्यादा बुक को रेफर ना करें, और दूसरी बुक भी तभी रेफर करें जब आपको पहली बुक में कोई चीज़ पर्टिकुलरली समझने में प्रॉब्लम कर रही है। आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि जब आपने एक बार डिटेल्ड तरीके से बुक लिस्ट अपनी डिफाइन कर दी है, रिफाइन कर ली है, एनलिस्ट कर दी है, तो उस चीज़ में आप स्टिक रहें और उस बुक को समझने की कोशिश करें। शुरुआत में ये सारी सब्जेक्ट की कॉमन प्रॉब्लम होती है, जब तक आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरा रीड नहीं कर लेते उस सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको बनना शुरू नहीं होती। पहली बार बुक रीड करने में तो आपको सिर्फ ये पता चलता है कि उस बुक में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ओनली द सेकेंड रीडिंग विच स्टार्ट टू गिव यू द पिक्चर कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ कैसे समझ में आएगी। तो पहली रीडिंग में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। हाँ, एक चीज़ जरूर है जिस कंटेक्स्ट में आप दूसरी बुक की तरफ जा सकते हैं, वो तब है जब आपको ये लगता है कि बुक में जो राइटिंग की लैंग्वेज है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो अगर उस केस में अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, तब जरूर आप सेकंड बुक की तरफ रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है उस बुक में इट इज़ गिवन बेटर वे एवरी चैप्टर, देन यू कैन शिफ्ट टू सेकंड बुक। बट अनटिल अनलेस आप ऐसी कोई ग्रॉस प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू स्टिक टू वन बुक एंड रिपीट इट मल्टीपल टाइम in order to maximize your benefit, क्योंकि most of the book has 90% of same content just written in one way or another. The second thing which I need to discuss with you is plan. आप में से most of the aspirants जो तैयारी शुरू करते हैं वो शुरुआत में रीडिंग करते टाइम इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो इस सब्जेक्ट पे बहुत इन डेप्थ ग्रिप नहीं बना लेंगे, इन डेप्थ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना लेंगे, तब तक वो दूसरे सब्जेक्ट पे मूव नहीं करेंगे, और उस कंटेक्स्ट में वो भूल जाते हैं कि उस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए था।
मेरी बात का विश्वास करिए, कंसेप्ट पे ग्रिप बनाना और सब्जेक्ट में रिसर्च में चले जाना दो अलग अलग चीजें हैं। आपके हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में एक या दो कोर कंसेप्ट होते हैं, आप उनकी डीप रिसर्च करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक छोटी छोटी लाइन को पकड़ के डीप रिसर्च करने लगते हैं और आपको ये लगता है कि आप उस एक एक लाइन को पूरा का पूरा डीप स्कॉलरली लेवल पे रिसर्च करके पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आप प्रिपरेशन पीरियड में 1.5 साल में एग्जाम को निकाल लेंगे, क्योंकि फिर आप दूसरी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इतना टाइम दे ही नहीं पाएंगे। तो उस कंटेक्स्ट में आपके पास जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वो होता है एक सिस्टमेटिक प्लान। बुक लिस्ट फाइनल करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है आपका प्लान, जो आपको एक शेड्यूल करना चाहिए कि मैं कितने पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबल टू यू। एंड कोशिश आपकी ये होना चाहिए कि जितने पीरियड में, जितने दिनों में आपने वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने का सोचा था, उससे 5 से 6 दिन मैक्सिमम एक्स्ट्रा में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन केस अगर आप किसी चैप्टर को थोड़ा समझने लगते हैं डिटेल में, नो इश्यूज, लेकिन कोशिश करिए कि आपकी सब्जेक्ट की डेडलाइन से 5 से 6 दिन से ज़्यादा वो सब्जेक्ट एक्सटेंड ना हो। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है, ताकि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है और हर पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लेवल और स्पीड अलग होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम और नीडेड है, देन इट इज नो इशू, आप 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बट स्टिक टू दिस प्लान विच यू हैव मेड। प्लान में मॉडिफिकेशन अलाउड है, लेकिन प्लान बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है या अलाउ नहीं है। अगर आपको ये पता चलता है किसी टाइम पे कि आपके प्लान में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है एंड यू शुड चेंज दैट प्लान, और आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप दूसरा प्लान अगर बनाते हैं तो उसको मैनेज कर पाएंगे, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके प्लान में माइनर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि देखिए माइनर इंप्रूवमेंट तो आप करते रहेंगे, इट इज ऑल राइट, क्योंकि टाइम टाइम पे विथ टाइम आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं कि यू कीप रिफ्लेक्टिंग। जब आप पढ़ाई का लेवल आपका बढ़ता जाता है नॉलेज का, आपकी दिमाग, आपका माइंड भी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता रहता है और वो आपको बताता है क्या करने से आपकी पढ़ाई बेटर हो सकती है, और उस प्लान में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। लेकिन डोंट बेसिकली कीप चेंजिंग इट एवरी सिंगल डे। हर दूसरे दिन उसको चेंज मत करिए, हर दूसरे दिन उसमें कोई बड़ा मॉडिफिकेशन मत करिए, अदरवाइज आप अपनी टाइमलाइन में, अपने टाइम शेड्यूल में अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आउट ऑफ द 6 मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ये है ऑप्शनल की कहानी। मैंने 90% एस्पिरेंट्स को देखा है कि जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 6 महीने तक दे डोंट इवन नो विच ऑप्शनल दे आर गोइंग टू परस्यू फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। एंड इफ यू डोंट बिलीव इट, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन जिसने यही एक गलती करी थी एंड जिसने इसी गलती के लिए सबसे ज्यादा यूपीएससी की जर्नी में अपने सफर किया था। सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। आपका ऑप्शनल सबसे कोर पोर्शन है। आपके मेंस के 1750 मार्क्स का 30% वेटेज ऑप्शनल को है, और 30% इज अ वेरी लार्ज वेटेज, जो आपकी ना सिर्फ सिलेक्शन डिसाइड करता है बट ऑल्सो आपकी रैंक भी डिसाइड करता है कि आपकी रैंक और पोजीशन, आपको क्या पोस्ट मिलेगी। तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट विद इन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। just within 3 month, at max within 3 month you should decide on your optional। and कोई भी ऑप्शनल आप लेते हैं वो ऑप्शनल कम से कम आपका 3.5 to 4 मंथ का टाइम चाहता है कि आप उसको डेडिकेटेड दें अपार्ट फ्रॉम जीएस, तभी आप उस ऑप्शनल में स्ट्रांग बन पाएंगे। और ये सारी प्रोसेस आपको ट्राई करना है कि प्रीलिम्स के 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स के 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि प्रीलिम्स के बाद आप सिर्फ ऑप्शनल का रिवीजन करें। ऑप्शनल को लेके एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ऑप्शनल डिसाइड करने में आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जल्दबाजी में ऑप्शनल डिसाइड बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन ऑप्शनल को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने कई एस्पिरेंट देखे हैं जो प्रीलिम्स तक ऑप्शनल नहीं लेते और फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद उनको याद आता है कि ऑप्शनल के लिए दे हैवंट डिड एनीथिंग, एंड वो उस चक्कर में पूरी मेंस बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वो जीएस और ऑप्शनल में बैलेंस नहीं बना पाते। तो कीप इन योर माइंड, प्रीलिम्स निकालना इज नॉट योर एम, आपको यूपीएससी का मेंस निकालना है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो ऑप्शनल डिसाइड करना और उसको कंप्लीट करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन के पीरियड में। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग। आप में से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट फर्स्ट डे से एंजियस रहते हैं प्रिपरेशन के कि मैं आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करूं, मैं आंसर राइटिंग कहां से करूं, कैसे करूं। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू वांट अ क्राइटेरिया कि मुझे आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कब करनी चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब स्टार्ट करना चाहिए, सो उस कंटेक्स्ट में द सिंगल आंसर इज जब तक आपका 50 to 60% सिलेबस एटलीस्ट कवर ना हो जाए मेंस का,
तब तक आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करना है। आपका प्रायोरिटी है कि आप मेंस का सिलेबस कवर करें, क्योंकि देखिए यूपीएससी की मेंस की नीड ये है कि आपके आंसर में मल्टी डायमेंशनैलिटी होना चाहिए, और मल्टी डायमेंशनैलिटी आपके आंसर में तभी आती है जब एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस आपका मेंस का कवर होता है। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप मेंस का 60% सिलेबस एटलीस्ट कवर करें, तभी आप आंसर राइटिंग में एक प्रॉपर आंसर लिखना शुरू कर पाने का सोच पाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू शुड कीप इन योर माइंड इन योर आंसर राइटिंग इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मंथली मैगजीन। आप में से कई एस्पिरेंट बार बार मंथली मैगजीन को शिफ्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि मार्केट में ये वाली मंथली मैगजीन भी आई है, वो भी आई है, ये भी आई है, और सडनली वो एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे होते हैं एंड सडनली दे दूसरी मैगजीन में फ्लो चार्ट दिए रहते हैं एंड दे इमीडिएटली शिफ्ट टू दैट मैगजीन। थर्ड मंथ में उनको देखने को मिलता है कि दूसरी किसी मैगजीन में बहुत अच्छे डायग्राम बने हैं एंड दे शिफ्ट टू दैट अनदर मैगजीन। तो ऐसे बार बार स्विच करने से मंथली मैगजीन में आपका माइंड जो है फ्लो नहीं बना पाता, एक हैबिट नहीं बना पाता। एक बेसिकली उसको हैबिट हो जाती है कि इस पर्टिकुलर मैगजीन में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिया रहता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी माइंड की स्पीड बन जाती है उस मंथली मैगजीन को कवर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप जो मार्केट में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मैगजीन्स आती हैं, दे आर ऑल ऑफ देम आर गुड। मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स जो मार्केट में थॉरली प्रिपेयर की जाती हैं टीम्स के थ्रू, वो बेसिकली 90% ऑफ द करंट अफेयर्स कवर करती हैं जो साल भर आया है। तो आपका ये जो डर कि मैं इसमें ये चीज मिस कर दूंगा, ये जो 10% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये डर सेंस नहीं बनाता, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर साल भर के चलते हैं 90% क्वेश्चन उनमें से ही आते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर मैगजीन जो थॉरली बनाई जाती हैं, जो मार्केट में डिटेल रिसर्च के बाद आप पिक करेंगे सिलेक्टेड कुछ इंस्टीट्यूट की, उन सारे में वो चीजें कवर होती हैं। तो सिलेक्ट वन मंथली मैगजीन। वो मंथली मैगजीन कौन सी होना चाहिए, तो आप इस बेसिस पे पिक करिए कि किसको पढ़ने में आपको ज्यादा कन्वीनियंट है, एंड उसके हिसाब से आप अपनी मंथली मैगजीन को परस्यू करिए और उसको रेगुलरली उसी मैगजीन पे स्टिक रहिएगा। The last thing which I need to discuss with you is routine. देखिए, ये कॉलेज की एग्जाम नहीं है जो इसमें आपको 1 महीने पढ़ेंगे और आप एग्जाम निकाल लेंगे। कई लोग यूपीएससी को उसी तरह से देते हैं। उनको लगता है कि शुरुआत में प्रिपरेशन जब वो स्टार्ट करते हैं तो आप में से कई लोगों को ये फील आता है कि हम दिन रात पढ़ेंगे, आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं। उसमें आपकी भी गलती नहीं है। हम शुरुआत में इतने ड्रीम्स के साथ स्टार्ट करते हैं तो हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि हमको लगता है कि 12-12 घंटे पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। 12-12, 14-14 घंटे 2-3 महीने पढ़ना और उसके अगले 2-3 महीने 2-3 घंटे पढ़ना, इससे सिलेक्शन नहीं होता। आप कंसिस्टेंटली साल भर 6 से 7 घंटे रोज पढ़ते हैं, इससे सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखिए, भगवान ना करे कि आपको एक अटेम्प्ट के बियॉन्ड जाना पड़े। मेरी सबके लिए यही विश है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो, लेकिन इन केस बाय अनफॉर्चून या अनलक अगर आपको सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट तक जाना पड़ता है, तो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते अगर आप ये रूटीन अनसस्टेनेबल फॉलो करेंगे जिसमें आप 12 से 14-15 घंटे पढ़ते हैं, आप कोई अपनी हेल्थ के लिए टेक केयर नहीं करते, आप कोई टाइम पे स्लीप नहीं लेते, एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करते, आप दोस्तों के साथ कभी रिफ्रेशमेंट नहीं करते या कहीं बाहर नहीं जाते, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करते, कोई हॉबी परस्यू नहीं करते, तो उस कंटेक्स्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू बिकम एग्जॉस्टेड। आपके लिए इस पूरी एग्जाम जर्नी में फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड एंड हैप्पी रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी पढ़ाई का बहुत सारा स्ट्रेस एंड लोड है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक सिस्टमेटिक रूटीन फॉलो करिए, जिसमें आप ना सिर्फ पढ़ाई को टाइम दीजिए, बट थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल स्टेटस के लिए, अपनी फिजिकल बैलेंस के लिए, लाइफ में फैमिली बैलेंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने आप को हैप्पी मोड में रखिए, ताकि आप प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन की स्टार्ट करते टाइम अगर आप लोग सॉर्ट आउट कर लें तो बहुत अच्छा होता है। आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं रहते। देखिए, कुछ चीज़ों का स्ट्रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एग्ज़ाम आ रही है, एमसीक्यू कौन से लगाना है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाना है, कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करना है, मेंस का सिलेबस कितना बाकी है, ऑप्शनल कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, कितने बनाना है, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस तो हमको बना ही रहता है और ये बना ही रहेगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते, कंप्लीट नहीं करते, एग्ज़ाम साइकिल से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल स्ट्रेस देती हैं, और ये एडिशनल स्ट्रेस
इन स्ट्रेस से काफी ज्यादा भारी होता है। तो आप अगर इन चीजों का वेट अपने सर से उतार दें तो वो जो माइनर वाला स्ट्रेस है उसको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। एंड बाय दिस डिस्कशन आई ओनली वांट टू मेक दिस अंडरस्टैंड टू यू कि आप इन चीजों की प्लीज स्टार्टिंग में ही सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको पेंडिंग छोड़ा तो लॉन्ग टर्म में आप इसको पेंडिंग ही छोड़ देते हैं और वो कंटिन्यूअसली आपको स्ट्रेस देती रहती है। तो अगेन इस पॉइंट को, इस डिस्कशन को मैं वापस वहीं ले जाऊंगा जहां पे कन्फ्यूशियस ने ये बोला था कि आप विजडम कैसे गेन करते हैं। अगर आप इन चीजों को सॉर्ट नहीं करते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इज एक्सपीरियंस। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्फ्यूशियस ने एडवाइस किया है ये बात आपको सबसे लास्ट में लेना है। अगर आप रिफ्लेक्शन और इमिटेशन के थ्रू इन चीजों को सिस्टमेटिक कर लेते हैं तो आपके लिए जर्नी जो है, प्रिपरेशन जर्नी जो है, ये काफी अच्छी और काफी स्मूथ हो जाएगी, जो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे सबसे पहले वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई चीज है जिसमें आप मेरा व्यू चाहते हैं, आप मुझसे कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, अपना कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपको इसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसमें रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर, फॉर डेफिनेट। एंड इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं इसमें पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम अभी भी आगे जर्नी में बने रहेंगे। हमें इस जर्नी को ऐसा बनाना है कि ये जर्नी हमारे लिए एक सिलेक्शन के बाद एक मेमोरेबल जर्नी की तरह हमको याद है हमेशा, ना कि एक पेनफुल जर्नी की तरह। तो उसी के लिए काम करिए, उसी के लिए मिलके चलिए। मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। एंड हम ऐसे कुछ और डिस्कशन है जो हमेशा करते रहेंगे वीडियोस के थ्रू और म्यूचुअल कमेंट्स के थ्रू, म्यूचुअल मैसेजेस के थ्रू, जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन को मिलके एक सही डायरेक्शन में ले जा पाए। Thank you very much for watching the video.